हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज हम इस छोटी सी क्लास में हिस्ट्री से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो ये हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा का क्षेत्रफल क्या है। हड़प्पा का क्षेत्रफल क्या है? तो हड़प्पा का जो क्षेत्रफल है ये 12,99,660 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी क्या है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की जो दूरी है वो है 670 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे उन्हें लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मृतकों का जो टीला है ये किसको, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। गाइस ये सभी जो क्वेश्चन है तो नॉर्मल, लेकिन अक्सर एग्जाम में इसी प्रकार के पूछ लिए जाते हैं, तो नोट करते चलिए। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। किसकी है? कांस्य युग की। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न देखते हैं अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। तो अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है मगध की राजधानी कहाँ थी। तो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले किस राजा ने किया था। तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले अजातशत्रु ने किया था। अगला प्रश्न है कौटिल्य की कृति कौन सी है। कौटिल्य की जो रचना है ये क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये, कौटिल्य की अर्थशास्त्र को माना जाता है। अगला प्रश्न है धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया। तो धम्म महामंत्रों को किसने, अशोक ने नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है। तो पतंजलि के महाभाष्य में मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है। तो बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणतंत्र। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जपत शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। तो जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है कि जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जपत कहते हैं। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा। तो ये पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयभट्ट के द्वारा की गई थी, उदयभद्र के द्वारा। अगला प्रश्न है तक्षशिला कहाँ स्थित है। तो तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। अगला है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो जो फाहियान था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जा गया है। तो भारत का नेपोलियन किसको, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। फिर अगला देखते हैं मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था।
तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था ये था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है हमारा, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो एक राजदूत था। अगला प्रश्न है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत ही अशोक ने की थी। फिर अगला 27 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो तृतीय शासक था वो कौन था? वो था अशोक। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। अगला है प्रश्न, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिन तक चला था? तो जो महाभारत का युद्ध था ये कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक चला था। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक चला था ये। फिर अगला, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की थी? तो ये की थी महर्षि वेदव्यास ने। अगला प्रश्न है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो इसमें कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो ये 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। फिर है, महाभारत में कुरु वंश की राजधानी क्या थी? तो कुरु वंश की जो राजधानी थी वो थी हस्तिनापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक हैं? तो गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। फिर कर्ण किसका पुत्र था? तो जो कर्ण था ये किसका? कुंती का पुत्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत में कितने प्रकार का विवाहों का उल्लेख मिलता है? उनका नाम लिखिए। तो अभी सिर्फ प्रकार पूछे गए थे, लेकिन अब उसका नाम, उनके नाम भी पूछे गए हैं। तो कितने प्रकार के बताया था हमने? तो महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, जिनका नाम है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, और है असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। इस प्रकार से कितने? 8 प्रकार के। अगला प्रश्न है, वीरशैव यानी लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? तो वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक बासवन्ना को माना जाता है। किसको? बासवन्ना को। अगला प्रश्न है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? तो बौद्ध परंपरा में अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। अगला प्रश्न, हीनयानी पुस्तक किस भाषा में है? तो हीनयानी जो पुस्तक है ये पाली भाषा में लिखी गई है। तो जो हीनयान पुस्तक थी ये किस भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में। हीनयान और महायान, हीनयान पुस्तक पाली भाषा में लिखी गई थी, जो ये किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित थी। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कपिलवस्तु में। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है किससे? तो त्रिपिटक जो साहित्य है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो त्रिपिटक साहित्य कहाँ से संबंधित था? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? अभी बताया था हमने कि हीनयान और महायान ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इनकी भाषा क्या थी? तो ये भाषा थी पाली भाषा। अगला प्रश्न है, स्तूप संबंधित है किससे? स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा है? तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में ब्रह्मचर्य सिद्धांत जोड़ा था। फिर अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थी? तो जैन धर्म की जो प्रथम तीर्थकर थी वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो सांची के स्तूप की जो खोज थी वो जनरल टेलर ने की थी। सांची स्तूप की खोज जनरल टेलर ने।
अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न देखते हैं, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया था? तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। अगला प्रश्न है हमारा, तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। और सबसे पहले सेवन किसने किया था? अकबर ने। और फिर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये लगाया था जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो ये की थी अबुल फजल ने। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर अगला प्रश्न है, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये आरंभ तो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा किसने किया था? इसका जो दमान था इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। अगला प्रश्न है, अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्तीय मंत्री था टोडरमल। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। कितने? 5 भागों में। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था अकबर ने। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, किस सन में चलाया था? तो ये चलाया था 1581 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म को किसने चलाया था? अकबर ने। कब? 1581 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अकबर का संरक्षक बनाकर किसने शासन किया? अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? तो ये किया था बैरम खान ने। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। तो अंतिम मुगल सम्राट हमारे भारत का कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बाबर। अगला प्रश्न है, तुजो के बाबरी किसने लिखी थी? तो ये भी किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? तो अकबर के समकालीन जो इतिहासकार था वो था बदायूनी। कौन था? बदायूनी। अगला प्रश्न है, अकबर कहाँ पर अधिकार नहीं कर सका? ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ पर अधिकार नहीं कर सका? कौन अकबर? तो वो था चित्तौड़ पर। चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका। अगला प्रश्न है, आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है औरंगजेब को। आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया था? तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था। अगला प्रश्न है हमारा, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है कहाँ पर? ये अजमेर में स्थित है। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल बादशाह के समय स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास हुआ था? तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला प्रश्न है, रूस में भारत विद्याजनक किसे कहा जाता है? भारत विद्याजनक। रूस में भारत विद्याजनक
किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जी.एस. लीवीदेव को। भारत विधा का जनक जी.एस. लीवीदेव को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले यात्री कौन थे? तो ये थे निकोली कोटी। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले यात्री थे निकोली कोटी। तो यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है, निकोलस क्वांटी इसका सही नाम है। अगला प्रश्न है, हम्पी के यूनेस्को के द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? तो हम्पी के यूनेस्को के द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल ये 1986 ईस्वी में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेवराय। कौन था? कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आमुक्त माल्यार्क किसने लिखा? आमुक्त माल्यार्क किसने लिखा था? तो ये लिखा था कृष्णदेवराय ने। अगला प्रश्न है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी विजयनगर राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। फिर अगला, तलवंडी ननकाना साहेब किसका जन्म स्थान है? तो ये गुरु नानक देव का। तलवंडी जिसे ही ननकाना साहेब कहते हैं ये किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक देव का जन्म स्थान है ये। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये है अजमेर में। अगला प्रश्न है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। अगला, बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? तो ये थे चैतन्य महाप्रभु। बंगाल के प्रसिद्ध संत थे चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो ये किया था किसने? रामानंद ने किया था सबसे पहले हिंदी का प्रयोग। अगला, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीरदास जी का। अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। फिर है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? तो ये लाया था रामानंद। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? तो रामानंद लाए थे। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो ये था सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू और कान्हू था। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो महालवाड़ी जो बंदोबस्त है ये मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, दामन ई कोह क्या था? दामन ई कोह क्या था? क्या था? तो ये था एक भूभाग। दामिन ई कोह क्या था? एक भूभाग था। अगला प्रश्न है, कॉर्नवालिस कोड बना था कब? तो 1793 ईस्वी में बना था कॉर्नवालिस कोड। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था तो ये किससे जुड़ा हुआ था? तो ये कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। अगला, स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो ये किया गया था बंगाल में। अगला, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। सबसे पहले भारत कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। अगला, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो ये था वास्को डी गामा। सबसे पहले कौन सा पुर्तगाली भारत आया था? तो वास्को डी गामा आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता क्या थी? तो ये थी हड़प्पा सभ्यता। भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। अगला, मुंबई और थाना के मध्य पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। मुंबई और
थाना नहीं है, थाने होना चाहिए था। मुंबई और थाने के मध्य प्रथम रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। फिर है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो गाइस ये पूरे 100 क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री की जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हमने जो अभी प्रश्न बताया था उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।